Hello everybody, I am Alok from Law Prep Judiciary। लॉ प्रेप जुडिशरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ आए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में, यानी संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें न सिर्फ आपके जुडिशियरी में, क्लैट में, बल्कि ये सभी लोगों को के लिए, एक जनरल सिटीजन के लिए भी ये जरूरी है कि भारत की अनुसूचियां कितने हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, आज इस वीडियो में आपको सारा का सारा फैक्ट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता है, वो सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में। चलिए, तो ये आपका आज का टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां। इसमें न सिर्फ आपको ट्रिक के माध्यम से सारे शेड्यूल याद कराए जाएंगे, बल्कि उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट जहां से कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, वो सारी बातें आपको इन्हीं सेशन में, इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल्स क्या होता है। सबसे पहले अगर शेड्यूल के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे तो पहले तो वो ये जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल, ये अनुसूची क्यों होती है। अगर आर्टिकल ऑलरेडी दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 12 शेड्यूल क्यों एडिशनल जोड़ा गया, इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग, क्यों जोड़ा गया, क्या मीनिंग इसका क्या है। तो क्या कहता है, ए शेड्यूल इज ए पार्ट ऑफ एन एक्ट दैट कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट कंटेन्स extra or additional information that has not been written in the body of the legislative document। कह रहा है कि शेड्यूल को का जो जोड़ने का पर्पस है वो उसी तरह है जैसे एनसीईआरटी के बुक में आप लोग को बुक के पीछे में अपेंडिक्स जुड़ा हुआ रहता है। वो कंप्लीमेंट्री इन नेचर होता है, जो आपके आर्टिकल के माध्यम से आपको नहीं पता चल रहा है, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा है, वो नॉलेज आपको शेड्यूल के माध्यम से मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आर्टिकल 61 में हम पढ़ते हैं, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे क्या पता चल गया आपको। लेकिन जब आप सेकेंड शेड्यूल में जाते हैं तो उसमें आपको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस, इमॉल्यूमेंट्स, सारी बातें आपको सेकेंड शेड्यूल में दी हुई है। तो ये आपका नॉलेज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल में सिर्फ क्या जाने कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जब सेकेंड शेड्यूल आप में जाते हैं तो आप ये जानते हैं कि क्या उनके विशेषाधिकार है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं और उनके क्या अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो सारी बातें आपको सेकेंड शेड्यूल के माध्यम से बताई जाती है। आगे चलते हैं, तो बोलता है कि इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस आपको अभी बताए, टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोविजन, जो कि कंप्लीट नहीं है, आर्टिकल के माध्यम से हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो इंफॉर्मेशन आप शेड्यूल को पढ़ने के बाद आपका वो जो नॉलेज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, आप उसके बारे में पूरा जान जाते हैं। अब जब हम मीनिंग और उसका कारण जान गए तो हम लोग जानते हैं कि कितने शेड्यूल्स हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 8 ही शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज के डेट में, आज जब हम 2024 में हैं, तो टोटल शेड्यूल कितने हैं, टोटल शेड्यूल्स अब हो गए हैं 12, टोटल शेड्यूल्स हो गए 12। तो ये न्यू एडेड शेड्यूल का आपको लिस्ट दिया गया है। आपको कोशिश किया गया है कि इस एक सेशन के माध्यम से आपका शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए कि जो 9 शेड्यूल है,
जो 9th शेड्यूल है वो कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि 9th शेड्यूल जो है कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ को से रिलेटेड है वो 52nd अमेंडमेंट 1985। 11th शेड्यूल आप जानते हैं, 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है जो कि 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा है। और आप जानते हैं कि 12th शेड्यूल जो है वो म्युनिसिपैलिटीज नगर निगम से रिलेटेड है, जबकि 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है। ये आपके 74th अमेंडमेंट से आया है। यहां तक जानने के बाद आपको सारी बातें यहीं याद करवा दी जाएगी, सारी बात आपको यहीं याद करवा दी जाएगी। देखिए, तो हम लोग चलते हैं कि शेड्यूल्स, जितने शेड्यूल्स दिए गए हैं 12 शेड्यूल्स, वो 12 शेड्यूल्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ये ट्रिक बहुत पुराना है, हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन सिर्फ ट्रिक जान लेने से उस शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे। इससे आपके शेड्यूल भले ही याद हो जाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको नहीं बनेंगे। तो ये जो सेशन हम ले रहे हैं, इस सेशन में शेड्यूल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, चाहे वो केस लॉ से रिलेटेड रहे, चाहे अमेंडमेंट से रिलेटेड रहे, वो सारे इंफॉर्मेशन एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, ये क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 शेड्यूल जो कि आपको याद हो जाएंगे क्या चीज से, ओल्ड पीएम के। देखिए, ये जो आपके बताए जा रहे हैं ट्रिक, इन ट्रिक्स से कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए ये सारे ट्रिक आपको दिए जा रहे हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर देखिए क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, टी फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई फॉर इमोलुमेंट्स प्रिविलेजेज, ठीक है, ई फॉर इमोलुमेंट्स एंड प्रिविलेजेज, किनका किनका वो सारा कुछ बताएंगे, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सारे बात आपको बताए जाएंगे। इमोलुमेंट्स प्रिविलेजेज, ठीक है। ए फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो आर फॉर क्या हो गया, राज्यसभा के अंदर डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कितने कितने सीट हैं वो आर से हम जान गए। एस से शेड्यूल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, ये जान गए एस से। तो टीयर से देखिए आपको याद हो गया, टी से टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई से इमोलुमेंट्स, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एन एस से शेड्यूल एरियाज, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, जिसमें बताएंगे आपको एएमटीएम, एटीएम में मनी नहीं है, याद करवाएंगे, सारा का सारा आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। एटीएम में मनी नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल होता है वो आपको 6th शेड्यूल के माध्यम से पता चलेगा। 7th शेड्यूल जो फेडरल लिस्ट के बारे में, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में आपको एफ से फेडरल, फेडरल मींस फेडरल लिस्ट इसलिए शॉर्टकट में बताया गया ट्रिक याद कराने के लिए। फेडरल मींस सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं भारत में, ठीक है। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एंड डी फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ, डी से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो डी फॉर, पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको सारा का सारा याद करवा देंगे। तो ये तो हुआ ट्रिक याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी, जी से एमोलमेंट, ए से ओथ एंड अफर्मेशन, आर से एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज,
ओ से अदर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ठीक है। एफ से फेडरल स्टेट्स, ठीक है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, डी से एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से। हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में चलते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको बताया गया था कि इसमें टोटल भारत के अंदर जितने स्टेट्स हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं इसके बारे में बताया गया है, और इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कहां तक इसका क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में आपको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। तो ये रहे सारे स्टेट्स। अब कितने स्टेट्स हो गए? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी यूटी हो गया। तो और यहां से एक स्टेट कम गए, 29 के जगह पर 28 हो गए, लेकिन यहां पे 8 के जगह 8 है। क्यों? क्योंकि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक साथ मिल गए, ये दोनों एक साथ मिल गए, इसीलिए पहले भी 8 था और आज भी 8 है। यहां पे जम्मू कश्मीर के रूप में नया यूटी आ गया, लेकिन पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, अब ये दोनों साथ हो गए, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकेंड शेड्यूल के तरफ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड शेड्यूल के तरफ, जिसमें क्या चीज से रिलेटेड प्रोविजन है? द प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोलुमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेजेज, ठीक है। इमोलुमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेज। तो इमोलुमेंट्स मतलब क्या होता है? उपलब्धियां। क्या होता है? उपलब्धियां। अलाउंस मतलब क्या होता है? भत्ते, ठीक है। अलाउंसेस मतलब भत्ते, एंड प्रिविलेजेज मतलब विशेषाधिकार। प्रिविलेजेज मतलब विशेषाधिकार। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या भत्ते मिलते हैं और क्या क्या विशेषाधिकार है, किनको ये विशेषाधिकार है? तो सबसे पहले देखिए याद कैसे करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बात किए, जबकि सेकेंड शेड्यूल में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग इन्वॉल्वमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके प्रिविलेजेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग उनके अलाउंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको कुछ दो, अलाउंस दो, प्रिविलेजेस दो, तब थर्ड शेड्यूल में हम ओथ लेंगे, तब ओथ लेंगे। पहले हमको अलाउंस दो, तब हम लेंगे थर्ड शेड्यूल में ओथ, ठीक है। तो ये किनको किनको मिलता है? देखिए आपको डायग्राम से याद कराने का प्रयास किया गया। ये 9% के इमोलुमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट के बाद तो वाइस प्रेसिडेंट भी आना चाहिए, उनको विशेषाधिकार नहीं दीजिएगा, उनको भत्ते नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम जानते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हम तो देख ही लिए कि प्रेसिडेंट, गवर्नर के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए, वाइस प्रेसिडेंट भी आगे। हम लोग कोशिश किए हैं कि लिस्ट के माध्यम से आपको याद कराएं। तो पहले क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहां कहां? लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में। यहां कितना हो गए? 1 2। यहां देखिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो ये हो गए 2। किनके किनके? लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो यहां स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां से 2 हो गए, यहां से भी, यहां से 4 हो गए। यहां पे देखिए कितना है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विधान परिषद। तो यहां से देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2। तो यहां से कितने हो गए? 2 4 4 4 8 2 10, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अब आगे देखिए, आगे देखिए ये कितने तरीके का बात किया गया है। जज
ठीक है, जज किनके किनके, ऑनरेबल जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और कैग जिनकी चर्चा कहां पे की गई है, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे याद करेंगे, तो यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात की गई है, यहां पे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, यहां पे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। और देखिए ये जो है आपको सेकेंड शेड्यूल में भी पढ़ना है और थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन में भी ये दोनों को पढ़ना है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ओथ एंड अफर्मेशन की चर्चा थर्ड शेड्यूल में होगी और कैग के भी ओथ एंड अफर्मेशन की चर्चा कहां पर होगी, थर्ड शेड्यूल में। तो ये दोनों को हम क्या किए, घेर दिए। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए ये हम हटा देते, ये तो हम याद करने के लिए आपको लगाए थे कि कौन कौन हो गए। सबसे पहले हो गए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ किनका किनका, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन किसके हो गए, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और यहां हो गए जज कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और कैग। ठीक है, इनकी चर्चा, इनके इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेजेज की चर्चा हमें कहां पे मिलती है, हमें सेकेंड शेड्यूल में मिलती है, हमें सेकेंड शेड्यूल में इनकी चर्चा मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड शेड्यूल के तरफ। हम अभी आपको बताए थे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को अलाउंस दे दो, पहले हम लोग को प्रिविलेज दे दो। ठीक है, उसके बाद हम ओथ लेंगे, उसके बाद हम ओथ लेंगे। बस याद कराने के लिए बात करते हैं कि आज पहले लोग क्या करते हैं, पैसे दे दो, काम तो बाद में कर देंगे हम, पहले हमको पैसे दो। तो पहले तो यहां पर देखिए टीयर्स का यहां पर ये क्या है, ए। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन की चर्चा थर्ड शेड्यूल में की गई है। तो किनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, देखिए यहां पे यूनियन मिनिस्टर के ओथ एंड अफर्मेशन की बात, कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन एमपी के ओथ एंड अफर्मेशन की बात। देखिए अभी बताए थे ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट जज, उसके बाद देखिए हाई कोर्ट जज और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तीन तो देखिए हम सेकेंड शेड्यूल में भी इनके बारे में पढ़े थे प्रिविलेजेस एंड अलाउंस में। ठीक है, ये तीनों तो दोनों में कॉमन है। फिर कौन है, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इलेक्शन और एमएलए। तो कौन कौन हो गए, यूनियन मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है, एमपी हो गए, एमएलएज हो गए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट हो गए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, और तीन तो कॉमन ही है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और कैग। याद हो गया आपको, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से हम क्या जान गए, एक यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। उसके बाद तीन जो कॉमन था वो जान गए, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग। और यहां पे से दो जान गए कि एमपी और इलेक्शन, कैंडिडेट ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और यहां पे क्या जान गए हम, एमएलए और कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, थर्ड शेड्यूल तक आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल के तरफ। तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग क्या जान गए, फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग यूनियन टेरिटरी और स्टेट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में जान गए। सेकेंड शेड्यूल में उनके प्रिविलेजेज के बारे में, उनको क्या इन्वॉल्वमेंट्स मिलता है वो जान गए। थर्ड शेड्यूल में हम उनको ओथ दिला दिए, पैसा पहले दे दिए, पहले पैसा दे दिए और उसके बाद उनको ओथ दिलवा दिए कि भैया आप ओथ ले लीजिए, शपथ आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल के तरफ। देखिए फोर्थ शेड्यूल में क्या रिलेटेड है, फोर्थ शेड्यूल में जो प्रोविजन है वो क्या चीज से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर
स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि कौन से स्टेट का राज्यसभा में कितना योगदान है, राज्यसभा में कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी का कितना सीट का बंटवारा किया गया है, ये आपको यही फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। ये आपको यही फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है और इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं आप आर्टिकल 80 से। आर्टिकल 80 से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं, जहां बताया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, जहां पर क्या बताया गया है 238 सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एज 12 MPs आर nominated by honorable president of India from the field of literature, science, arts और social services। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स और सोशल सर्विसेज। ठीक है, कौन कौन से फील्ड से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विसेज से और आर्ट्स से 12 मेंबर इलेक्ट होंगे। तो हम ये जानते हैं पहले कि टोटल जो है 250 में से कुछ स्टेट के बारे में जानते हैं जिनका सीट का एलोकेशन। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके स्टेट का राज्यसभा में कितना सीट आपके स्टेट के लिए एलोकेट किया गया है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट है उनके लिए 19 सीट्स एलोकेट किया गया। कितना किया गया महाराष्ट्र के लिए? कुछ स्टेट के बारे में हम जानते हैं। महाराष्ट्र का 19, आंध्र प्रदेश का 18, ठीक है। बिहार का कितना किया गया है? बिहार का 16 और राजस्थान के लिए कितना सीट एलोकेट है? राजस्थान के लिए कितना सीट एलोकेट है? राज्यसभा के अंदर 10 सीट का एलोकेशन हुआ है राज्यसभा में राजस्थान के लिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ शेड्यूल तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में हम क्या जानते हैं? फिफ्थ शेड्यूल में जानते हैं कि इसमें जो दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC एंड ST, ठीक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC ST। देखिए कैसे पढ़ेंगे, 1 याद हो गया, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट का क्या टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बताया गया। 2 में क्या कर लिए हम लोग? 2 में हम लोग उनको दे दिए भत्ता, दे दिए विशेषाधिकार। 3rd में उनसे क्या करवा लिए? ओथ ले लीजिए, पैसा ले लिए ना, अब ओथ ले लीजिए। 4 में क्या किए? राज्यसभा में कितना, कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी का कितना सीट एलोकेट किया गया, वो 4th में किए। और 5th में हम क्या किए? 5th में किए कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की बात किए। तो 5 और 6 दोनों एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। जहां 5 और 6 जनरल प्रोविजन की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स, वेयर एज जो 6th शेड्यूल है वो क्या चीज से रिलेटेड है? आप लोग अभी देखिए, जो आपका 6th शेड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। देखिए वहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों था। देखिए यहां था ना जी, ये देखिए यहां पर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई थी। शेड्यूल एरियाज एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई थी 5th शेड्यूल में। जबकि 6th शेड्यूल में हम क्या देख रहे हैं? 6th शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, उसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज और दोनों का था, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज दोनों का था। लेकिन यहां पर सिर्फ किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। कहां कहां? 4 ही स्टेट में। कहां कहां? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कैसे याद रखेंगे? देखिए ATM में मनी नहीं है,
एटीएम में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत क्वेश्चन आता है जुडिशियरी के अंदर, क्लैट के अंदर इस शेड्यूल से, और ये चारों स्टेट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एटीएम में मनी नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहां की गई है? 6th शेड्यूल में की गई है। तो 7th शेड्यूल में जाने से पहले एक बार हम लोग 1 to 6 रिवीजन करते, फटाफट से 10 सेकंड में कर लेंगे। फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटरी स्टेट के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में। सेकेंड शेड्यूल क्या चीज से रिलेटेड है? हम उनको दे देंगे गुजारा भत्ता, इमोलमेंट दे देंगे, प्रिविलेजेस दे देंगे। थर्ड शेड्यूल में उनसे क्या करवा लेंगे? थर्ड शेड्यूल में उनसे ओथ दिलवा देंगे। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में एलोकेशन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बता देंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर देंगे। जबकि 6th शेड्यूल में हम सिर्फ ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन, कहां कहां एटीएम में मनी नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बस 4 स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन, इसी स्टेट के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करेंगे। चलिए आ जाते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में हम क्या लिखे थे? देखिए, टी हो गया आपका, ई हो गया आपका, ए हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ठीक है, टीयर्स तक खत्म 5 शेड्यूल। उसके बाद 6 भी हो गया, अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज हो गया ना जी, ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हम अब चलते हैं एफ जो फेडरल स्टेट की बात करते थे, यानी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बताइए, हु इज द प्रोपोंडर एंड फादर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? कमेंट में बताइएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर के कौन थे प्रोपोंडर और फादर, कौन थे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 7th शेड्यूल में आपको क्या बताए? OF ऑफ मींस फेडरल स्टेट से रिलेटेड, मींस सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात करता है कौन? 7th शेड्यूल करता है, ठीक है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 लिस्ट है। कितने लिस्ट हैं जी? 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? यूनियन गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट पे किनको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और कंकरेंट लिस्ट पे किनको होगा? बताइए, कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन। क्वेश्चन देखिए, जहां से भी आता है सारा कुछ आपको एक वीडियो में बताया जाएगा। तो यहां पे देखिए, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें कितना लिस्ट था? 97। कितने सब्जेक्ट थे इसमें? 97। अभी कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 100, यानी कि 3 सब्जेक्ट यहां पे +3 हो गए, यहां पे +3 हो गए। और यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किनको होगा? यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यानी केंद्र सरकार को यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, यूनियन लिस्ट में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो 4 सब्जेक्ट से आते हैं। दिया हुआ तो 100 सब्जेक्ट है, क्या 100 सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेगा? एग्जाम में 4 फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे किसी बच्चे का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है उनको पढ़ना, लेकिन 2 सब्जेक्ट फेवरेट होता है। वैसे ही एग्जामिनेशन वाले जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या क्लैट में जो पूछे जाते हैं, या आपको जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, उनमें ज्यादातर 4 सब्जेक्ट, 100 में 4 सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, जो याद ट्रिक से आपको कराते हैं। BCDF देखिए अल्फाबेटिकली अरेंज है, अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करके दे दिया गया है। ये क्या है? बी से बैंकिंग, सी से करेंसी, डी से डिफेंस और एफ से फॉरेन अफेयर्स। बी से बैंकिंग, सी से करेंसी, डी से डिफेंस और एफ से फॉरेन अफेयर्स। देखिए, स्टेट लिस्ट की जहां तक बात है तो स्टेट लिस्ट में जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। इन लिस्ट पे इन सब्जेक्ट जो पहले 66 हुआ करता था, अब सब्जेक्ट घट के तो यहां पे हो गए -5। यहां पे कितने हो गए? -5। तो यहां पे क्या देख रहे हैं
कि यहां पे स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार जनरली स्टेट गवर्नमेंट को है। तो आप सोचिएगा कि सर ये जनरली वर्ड क्यों जोड़े? जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा रिकमेंडेशन कर देती है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का अधिकार किनको हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को, यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। कौन से लिस्ट पे? स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार किनको हो जाता है? पार्लियामेंट पर। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन किनका चाहिए? राज्यसभा का चाहिए। और कौन से विषय होना चाहिए? नेशनल इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए, तभी स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तभी यहां पर क्या देखे कि यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाए? पार्लियामेंट कानून बनाए। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, इनके जगह पे आप कर लीजिए पार्लियामेंट। यूनियन लिस्ट पे किनको कानून बनाने का अधिकार है? पार्लियामेंट को। यहां कर लीजिए पार्लियामेंट, ठीक है। यहां पे स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार किनको है? स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यहां पे क्या बताए कि नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक पे जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे 47 सब्जेक्ट थे ओरिजिनली, अब क्या हो गए जी? अब हो गए, हां एक चीज और बताना भूल गए कि स्टेट लिस्ट में यहां पे देखिए, स्टेट लिस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पे क्या बताए थे जी? बी सी डी एफ। यहां पे क्या बता रहे हैं जी? पी स्क्वायर ए जी। तो इसमें पी स्क्वायर ए जी में कौन कौन आ जाएगा जी? तो पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग और पुलिस। कौन कौन आ जाएंगे? पब्लिक हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर और गैम्बलिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट वाले हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट वाले हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है, ठीक है। यहां पे क्या बताए? बी सी डी एफ। यहां पे क्या बताए? पी स्क्वायर ए जी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम क्या बताए कि कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे भी हो रहा है +5, पहले से 5 ज्यादा हो रहा है। तो कंकरेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून पे प्रिवेल करेगा। क्या करेगा जी? प्रिवेल करेगा। तो ये रहा 7 शेड्यूल से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं आएगा। तो ओ टीयर्स यहां हो गया 5 और 2 7। अब क्या हो गया? टीयर्स ऑफ। अब अगला पढ़ाएंगे ओल्ड में से डी पढ़ाएंगे, यानी 8th शेड्यूल में आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है जी? इसमें बताया गया कि अभी टोटल कितने लैंग्वेजेज हैं 8th शेड्यूल के अंदर? 22। कितने लैंग्वेज हैं? 22। 22 लैंग्वेज अभी हैं। क्या शुरुआत से ही 22 लैंग्वेजेस थे? तो बिल्कुल नहीं। शुरुआत में कितने लैंग्वेज थे? क्वेश्चन यहां से आएगा तो 14 लैंग्वेजेस थे। कितने थे जी? 14 लैंग्वेजेस। तो देखिए कैसे कैसे जुड़ा है, याद रखिएगा। ओरिजिनल में तो 14 था भाई, लेकिन जुड़ा कैसे? एक हुआ 21st अमेंडमेंट से। कौन जुड़ा जी? सिंधी। कौन जुड़ा? सिंधी। उसके बाद 71st अमेंडमेंट हुआ जी, 71st अमेंडमेंट, ठीक है। 71st अमेंडमेंट से क्या जुड़ा जी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। KMN, ठीक है। और
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या हो गया, 1 और 1 2, 7 और 2 9। तो 92nd अमेंडमेंट से जुड़ा है क्या जी, BDMS। ठीक है, BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। देखिए कितना आसानी से आपको याद हो गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो पहले 14 थे, लेकिन 21st अमेंडमेंट 1967 से आपके कौन से सब्जेक्ट जुड़ गए जी, सिंधी जुड़ गए। क्या जुड़ गए, सिंधी। और 71st अमेंडमेंट कब का है जी, 1992 का। ठीक है, 1992 का। इससे क्या जुड़ गए जी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और 92nd अमेंडमेंट जो 2003 का है, इससे जुड़ गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आपको देखिए नेक्स्ट में बताया भी गया है कि 14 वेयर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्सिक्वेंटली, देखिए सिंधी बताए ना अभी कि सिंधी 1967 में 21st अमेंडमेंट से जुड़ा है, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में 71st अमेंडमेंट से जुड़ा है, और बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ये आपके 92nd अमेंडमेंट से जुड़ा है। ये क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आप अपने जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड में हम कर लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से क्या हो जाएगा जी, एल जो है 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया गया कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करो। ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। तो इसमें आप जान लीजिए कि इसमें क्या कहा गया था कि 11 जनवरी 2007 से पहले, 11 जनवरी 2007 में IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यह बताया गया कि पहले क्या होता था कि किसी सरकार को कोई भी लॉ बचाना रहता था तो 9th शेड्यूल में लाके रख देते थे। वो चोर दरवाजा था। ठीक है, जिसका कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। आप कोई भी सब लॉ को लाके 9th शेड्यूल में रख दीजिए, वो एकदम पाक साफ हो जाता था। उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। पहले न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन 11 जनवरी 2007 को IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में लाया गया और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो वो नहीं बचेगा। अब उनका चोर दरवाजा बंद हो गया। अब वो चोर दरवाजा उनका बंद हो गया। अगर वो फंडामेंटल राइट और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगे तो वैसे लॉ हो जाएंगे वॉइड। वैसे लॉ क्या हो जाएंगे? वॉइड, शून्य कहलाएंगे। तो आपने क्या देखा और क्या बताए? उन्होंने ये बताया IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि ये 24 अप्रैल 1973 का डेट बहुत ही लैंडमार्क डेट है, जिसमें जिस डेट को केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था। तो उन्होंने बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के जजमेंट में 11 जनवरी 2007 को कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर आया हो और अगर वो फंडामेंटल राइट और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा तो वो वॉइड होगा। ठीक है, वो नहीं बचेगा। अब उनके लिए चोर दरवाजा कब से बंद कर दिया गया? 24 अप्रैल 1973 से ही उनके लिए भले ही ये जजमेंट आया
2007 में, लेकिन क्या कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ लाया गया है जो कि फंडामेंटल राइट और बेसिक फीचर का उल्लंघन करता है तो वो वॉइड होगा, वो वॉइड होगा। अब चलते 9th शेड्यूल से आप आगे बढ़ गए तो कहां तक हम लोग पहुंच गए थे जी? हम लोग ओल्ड टीयर्स ऑफ ओल्ड में ओ और एल कर लिए, अब है डी, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंटी डिफेक्शन, दल बदल, दल बदल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दल बदल वाला जो प्रोविजन है ये ऐड कब हुआ है जी? 52nd अमेंडमेंट 1985 को ऐड हुआ है। 52nd अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 52nd अमेंडमेंट 1985 को जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये क्या चीज से रिलेटेड है जी? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये जान लीजिए कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 102 और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है 191। क्या है जी? 191। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया जान लीजिए। तो देखिए इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे जी? दो पार्ट में। एक पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू 52nd अमेंडमेंट जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ जुड़ा था, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 91st अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट जी? 91st अमेंडमेंट। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये हुआ क्या था, इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हुआ क्या था। तो 52nd अमेंडमेंट पहले क्या होता था, लोग जीत के किसी और पार्टी से जीतते थे और देखते थे उसका सरकार नहीं बन रहा है तो दूसरे पार्टी में जाके मिल जाते थे, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा था। अब जनता वोट दे रही है कि ये मान लीजिए कि मान लेते हैं कि वो बीजेपी का कोई एमपी या एमएलए है, और वो क्या किया कि अरे देख रहा है ये तो एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो वो जाके मिल गया कांग्रेस में। तो ये क्या होता था, ये जो है जनता के साथ एक धोखा हो जाता था कि हमने तो इसको बीजेपी का लीडर समझ के दे दिया, अब ये भाग गए कांग्रेस में, तो हम जनता के हाथ में कुछ होता नहीं था। तो पार्लियामेंट ने ये क्या हुआ, तो अमेंडमेंट हुआ। ये क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ, 52nd अमेंडमेंट हुआ, जहां पे क्या कहा गया, जहां पे कहा गया, जहां लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा लॉ? एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन मतलब आप विश्वास डिफेक्शन के खिलाफ में आप विश्वासघात नहीं कर सकते। एक बार जिस पार्टी से आप आए हैं पूरा टर्म आपको उसी पार्टी के साथ रहना होगा। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है जो कि हम अभी 52nd अमेंडमेंट और 91st अमेंडमेंट से जानते हैं। 52nd अमेंडमेंट में बोला, 52nd अमेंडमेंट में देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पे देखिए समझते हैं। 52nd अमेंडमेंट में क्या बोला कि अगर 1/3 मेंबर, कहा कि 1/3 मेंबर अगर आपके पार्टी से स्प्लिट होके अलग हो जाते हैं। किस अमेंडमेंट के बारे में बोल रहे हैं? 52nd अमेंडमेंट की बात हम कर रहे हैं। क्या कहा कि मान लीजिए कि आपकी पार्टी में टोटल कितने एमएलए हैं या एमपी हैं? 300। कितने हैं? 300। कहता है कि 300 में से अगर 1/3, अगर 1/3 अलग हो जाते हैं तो 1/3 कितना हो जाएगा जी? 100। कहता है अगर आपके पार्टी में से 100 एमपी या एमएलए अलग हो जाते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे नहीं लगेगा। मतलब कि अगर 300 में 100 मेंबर आपसे दुखी हैं, 100 एमपी और एमएलए आपसे दुखी हैं, तो माना जाएगा कि उन पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे दुखी हैं, आपके पार्टी के पॉलिसी से वो दुखी हैं, तो उनको तो जाने देना होगा।
इसको और स्ट्रिक्टर करते हुए क्या होता था कि 100 तोड़ के लोग अलग हो जाते थे और उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगता था। कहा रुको, और हम इसको क्या करते हैं, और स्ट्रिक्ट बनाते हैं। 91st अमेंडमेंट से और स्ट्रिक्ट बनाया। यहां पर जहां 1/3 था, इसके जगह पे 2/3 कर दिया। यानी कि 300 का 200 एमपी और एमएलए, 200 एमपी और एमएलए अगर अलग होते हैं तभी उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, वरना कि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? तो हम लोग ओल्ड तक पहुंच गए, हम लोग टीयर्स ऑफ ओल्ड। अब हम अपने पीएम साहब के पास पहुंचते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पीएम साहब के पास, जो कि क्या चीज से रिलेटेड है? 11th शेड्यूल क्या चीज से रिलेटेड है? पंचायत। देखिए तो कितना सुंदर सा पंचायत आपके लिए बना के लाए हैं। देखते हैं, यहां पे गाय भी है, ये पंचायत का दृश्य है आपके लिए, ऐसा इमेज इसलिए लाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज से रिलेटेड है? स्पेसिफाइज द पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये क्या चीज से रिलेटेड है जी? पंचायत के पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट। और ये ऐड कौन से अमेंडमेंट से हुआ है जी? 73rd अमेंडमेंट से। इससे ज्यादा 11th शेड्यूल से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, कौन से अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, और 11th शेड्यूल में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके 11th शेड्यूल से नहीं आएगा। चलिए 12th शेड्यूल के तरफ चलते। आ गए हम अपने नगर निगम में, पीएम में एम, पीएम में एम के तरफ हम आ गए। म्युनिसिपैलिटीज, तो ये क्या करता है? जहां वहां पंचायत के पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया था, वही यहां नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज। देखिए नगर निगम आप लोग का सुंदर सुंदर सा नगर निगम है, तो यहां पर म्युनिसिपैलिटीज के पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। और ये ऐड कब हुआ? 74th अमेंडमेंट के द्वारा। ये कब ऐड हुआ? 74th अमेंडमेंट। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? देखिए ट्रिक से याद कराते हैं। हमारे पंचायत में मतलब 11th शेड्यूल में कितने थे? 29 सब्जेक्ट थे। और वो कौन से शेड्यूल में थे? 11th शेड्यूल में। देखिए यहां पे घटाइए, 9 - 1 8 और 2 - 1 1। देखिए इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए जी? 18 सब्जेक्ट हो गए। तो हम लोग टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम को अच्छे से देख लिए। अब हम लोग शुरुआत में चलते हैं कि जो हमने शुरुआत कराया था क्या हमको याद हुआ है या नहीं। क्या आप लोग देखिएगा, आप लोग को याद हुआ है कि नहीं? देखिएगा, टी फॉर टेरिटरीज एंड स्टेट के टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बताया गया है। ई फॉर इमॉल्वमेंट, प्रिविलेजेज, किनके किनके बारे में सारा बता दिए आपको। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 3 जो 2 शेड्यूल 2 और 3 में कॉमन थे, कौन कौन? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट जज और कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ठीक है, थर्ड में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले उनको दे दिए थे हम लोग प्रिविलेजेज और उनके फिर उनको ओथ दिलवाए थे। फिर हम लोग 4th शेड्यूल में राज्यसभा में किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कितना एलोकेशन है, इसकी चर्चा किए थे। 5 में हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज, ठीक है, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात किए थे। जबकि हम लोग 6th शेड्यूल में सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एटीएम में मनी नहीं है, सिर्फ इसकी चर्चा किए थे 6th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में जहां एफ था, जहां ओल्ड ऑफ फेडरल लिस्ट, जिसमें हम लोग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कितने कितने सब्जेक्ट थे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे?
वो बताइएगा कि देखिए सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट कितना बढ़ गया था जी, 3। स्टेट लिस्ट का कितना सब्जेक्ट घट गया था जी, 5। कंकरेंट लिस्ट में बताइएगा जी, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट बढ़ गए थे, 47 से 52 हो गए थे, जबकि स्टेट लिस्ट में 66 से घट के 61 हो गए थे। चलिए 8th में हम लोग याद किए कि ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है, जिसमें 14 था और 3 अमेंडमेंट से, 3 जो है अलग अलग अमेंडमेंट से जुड़ा था। 21 से सिंधी, 71 से KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd अमेंडमेंट 21 और 71 को जोड़िएगा तो 92nd अमेंडमेंट से जुड़ा था BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। 9th शेड्यूल में आप लोग IR कोल्यू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु को जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन के बारे में, इसको भी 2 भागों में बांट के बताए कि 52nd से 1/3 होता है तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, जबकि 91st से 2/3 ज्यादा स्ट्रिक्टर बना दिया गया। 2/3 जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ MP और MLA का अगर हट जाता है तो नहीं लगता है। इसमें पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा, एंड पावर ऑथोरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज जो आपके 12th शेड्यूल में है, और जिसमें टोटल विषय कितने हैं जी, 18 सब्जेक्ट हैं। और कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा जी, 74th अमेंडमेंट से जुड़ा। तो अगर ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो जरूर से जरूर आप लोग लॉ प्रेप जुडिशियरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये बहुत बेनिफिट दे रहा हो तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगा, और टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से क्या आपको पूरा का पूरा याद हो गया, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।